अस्सलाम वालेकुम सामीन। मौसम मेंटो की एक और एपिसोड के साथ आज हम हाजिर हैं। आज मेरे साथ एक एक्सपीरियंस एकेडमिशियन मौजूद हैं और उनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। मिस सदफ तैमूर, अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। वेलकम मैम। सो मैम, आपका ताल्लुक पढ़ाने से रहा है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपका जो रहा है पढ़ाने के साथ साथ लिखने का, और किस तरह से एकेडमिक्स में आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए सुनने वालों के लिए कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही, एकेडमिक अचीवमेंट्स, और फिर उसके बाद जिस मकसद से हम हाईलाइट करना चाहते हैं आपकी स्पेशलिटी जो है उसको भी बारे में प्लीज़ बताइए। सो काफ़ी जब आपने मुझे कहा था कि आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं इस बारे में थोड़ा सा मैंने सोचा बैठ के। और इस स्टोरी के कुछ ऐसे पीसेस थे जो शायद मैं खुद भी भूल गई थी कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। सो बेसिकली मेरी स्कूलिंग, मैंने बीकन हाउस से ओए लेवल्स किया अपना, फिर मैंने आईबीए से अपना अंडर ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए बाहर चली गई, मैंने वॉरिक से अपना मास्टर्स किया। और इस पूरी जर्नी में जो एक चीज़ कांस्टेंट रही वो ये थी कि मैं लिख रही थी किसी ना किसी फॉर्म में। सो हम्म। जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है लिखने की, वो मेरा ख्याल से मैं क्लास 8 में या 9 में होंगी। और जब से मुझे चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करती थी। और यंग वर्ल्ड डॉन का एक आता था बच्चों का मैगजीन, जी जी। और द न्यूज़ का आता है, मैं उसमें भेजा करती थी। मुझे याद है मेरे मामू ने कुछ टाइम सर्व किया था पाकिस्तान आर्मी के साथ, तो वो सियाचिन में उन्होंने सर्व किया। वो वहाँ से हमें लेटर्स लिखा करते थे और बताया करते थे कि वहाँ की लाइफ कैसी है। तो मुझे वहाँ से कुछ आइडिया आया था, और मैंने वहाँ पे अपने न्यूज़ में वॉर अबव द क्लाउड्स के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था। तो मेरी चाची हुआ करती थी द न्यूज़ में, वो मुझे कहती थी सतफ पैसे नहीं मिलेंगे इसके। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ अपना नाम देख के अच्छा लगता है जब मैं प्रिंटेड देखती हूँ। हम्म। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड। और बस वो एक, जब एक पब्लिश हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और इनकरेजमेंट मिल गई। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती थी, जैसे स्कूल की फेयरवेल हो रही है, या कोई नया साल शुरू हो रहा है स्कूल का, या छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की, उनको मैं डॉक्यूमेंट करती रहती थी इस तरह से। और कभी कभार जब टाइम होता था तो भेज दिया करती थी पब्लिशिंग के लिए। बस वो वहाँ पे वो चीज़ चलती रही। लिखने का शौक तो पहले ही से था। जो चीज़ हाँ नहीं हुई वो ये थी कि शायद मैं लिखने की तरफ जा सकती थी, और इसको एज अ करियर बना सकती थी। बट आई थिंक दैट यस, वो चीज़ कहीं लैकिंग थी, प्रोबेबली हमारे स्कूलिंग सिस्टम की वजह से। अगर वहाँ पे उस वक्त कोई ये देख के, टीचर्स ने हमेशा इनकरेज ज़रूर किया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि यू कैन टर्न दिस इनटू समथिंग जो कि तुम्हारा एक प्रोफेशनल करियर बन जाए। हम्म। लेकिन फिर मार्केटिंग की तरफ क्योंकि रुझान था, तो उसमें भी राइटिंग का काम होता है। और वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट रिपोर्ट्स, जब भी मुझे हमारा कोई ग्रुप वर्क होता था तो लिखने का काम हमेशा मुझे दे दिया जाता था कि तुम लिख देना, और बाकी हम जो है ना वो बाकी काम हम सारे कर देंगे। सो बस वो चीज़ जब मैं प्रोफेशनल करियर में आई तो उसमें मैंने देखा कि अच्छा मुझे अब टीच करना है, तो पढ़ाना है, तो अब लिखने का काम नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रही थी तो मैं लिखा हुआ पढ़ रही थी, जो लोग जो बच्चे मेरे मुझे लिख लिख के देते थे। और उसमें भी मैं कहीं ना कहीं बच्चों की करेक्शन करना कि इसको इस तरह से बेहतर एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ चल रही थी। सो बस वो लिखने वाला एक रिलेशन विद लिखाई एंड पढ़ाई चलता ही रहा। उसके बाद जो मेरी लास्ट में जो मेमोरी थी जिससे कि मैं केस स्टडी की तरफ आई, दैट वाज इन नस्ट, जब मैं 2018 में नस्ट में टीच कर रही थी। हम्म। सो आपको पता है कि हमारे बिजनेस के सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं बिजनेस के ही सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी।
और मेरा ये कोशिश होती थी कि मैं हमेशा हर चैप्टर के साथ एक एटलीस्ट केस जो है वो क्लास में इंट्रोड्यूस ज़रूर कराऊं, बिकॉज जो केस स्टडी से लर्निंग आती थी मेरे लिहाज से वो लर्निंग किसी भी किताब से नहीं मिल सकती। और उस इंस्टीट्यूशन की सबसे ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज से बच्चे आते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। और जब भी मैं कोई केस रन करती थी क्लास में तो उसमें इतनी वेरिड लर्निंग्स होती थी बिकॉज सबके बैकग्राउंड्स बड़े डिफर करते थे। सो बहुत ही ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस रहता था। मैंने सिर्फ एज एन एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा अपने कोर्स में ये कहा कि इस दफ़ा हम केस पढ़ेंगे तो सही लेकिन हम लिखेंगे भी। तो तुम लोग मुझे केसेस लिख के दोगे, और मैंने उनसे ये कहा कि कोई इस्टेब्लिश कंपनीज पे हम केस नहीं लिखेंगे, हम स्टार्टअप्स के ऊपर केस लिखेंगे। क्योंकि हम मैंने कहा कि स्टार्टअप्स पे कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं हुई भी होती है। सो इवन इफ आपके कॉलीग्स में से पीयर्स में से किसी ने कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश की है, हम उसी को जो है एज अ केस स्टडी बना लेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड मुझे ऑफ कोर्स 20 ऑड सबमिशंस थी मेरी एक क्लास में से। उसमें से कुछ बहुत अच्छी थे, कुछ कम थे, मगर मुझे ये लगा कि मेरे स्टूडेंट्स में टैलेंट ज़रूर है, उनको लिखना आता है, सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैंने फिर वहाँ से अपने स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली काम शुरू किया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो इंस्टीट्यूशन में पाई जाती है कि जो एक्सपीरियंस रिसर्चर्स होते हैं वो नए रिसर्चर्स को नहीं मिलाते हैं इतना। सो मुझे लगा कि ठीक है, सही है, रिसर्च पेपर तो मैं भी नहीं लिख सकती क्योंकि मेरे पास उसको डॉक्टरेट नहीं है तब। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। स्टोरी टेलिंग का तो हमेशा मुझे शौक रहा ही है, तो हम इसको एज अ स्टोरी लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो दिस वाज हाउ बेसिकली दिस ऑल स्टार्टेड। मेरी एक स्टूडेंट का केस मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसको फिर पर्सनली रीच आउट किया। मैंने कहा कि मैं इस केस को बेहतर करना चाहती हूँ और फिर हम इसको कहीं भेजते हैं फॉर पब्लिकेशन। सो फिर हमने उस केस को बेहतर किया मिलके। और पता नहीं कहाँ से, मुझे अब ये याद भी नहीं है, मैं उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे ये कहीं से एक इंटरनेट पे ही केस कंपटीशन की एंड वो सबमिशन सबमिशन की कॉल की वो आ गई नज़र के भाई यहाँ पे केसेस सबमिट हो रहे हैं। तो बहुत कम टाइम में था, हमारे पास डेडलाइन बहुत करीब थी, आई थिंक एक हफ्ते का ही टाइम था, और मैंने उससे कहा कि नहीं, एक हफ्ते में हमने इसको रैप अप करके भेजना है। और कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये पब्लिश भी होगा, लेकिन वो पब्लिश भी हो गया। और वो फर्स्ट रनर अप भी था उसके इस कंपटीशन में। एंड आई थिंक जिस तरह से मैंने वो फर्स्ट आर्टिकल लिखा था अपना द न्यूज़ के लिए, उसके बाद मुझे ये बूस्ट मिला था। क्योंकि मैं उस वक्त एक्चुअली अपनी मैटरनिटी लीव पे थी, और मैंने उस वक्त मुझे लग रहा था कि बस अब तो जो है ना शायद पता नहीं आगे काम करना भी है नहीं करना। लेकिन जब वो पब्लिश हुआ तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ तो शायद ये एक नई लाइन है, एक नया एवेन्यू खुल रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है। एंड सिंस देन देयर हैज़ बिन नो लुकिंग बैक। और अब पता नहीं कितने केसेस लिख दिए मैंने, वरना मुझे एक केस लिखने में भी बहुत टाइम लगता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ स्पीड और बढ़ गई। एंड जो जो वो लोग थे, इंक्लूडिंग समटाइम्स माई पेरेंट्स इज वेल, मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते थे कि तुम क्या टाइम लगा रही हो इसमें, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा, पैसे तो मिल नहीं रहे। आई थिंक उन सबको ये बात समझ में आ गई कि पैसे शायद फौरन से नहीं मिलते, उसका रिटर्न थोड़े से टाइम के बाद आता है। और जब मैंने इतने सारे केसेस पब्लिश किए विद एकेडमिक जर्नल्स, तो मेरी प्रोफाइल तो बनी रही थी, और वो फिर नज़रों में आने लगी। एंड देन देयर वर पीपल आउटसाइड जो कि मुझे लगा था इनिशियली कि स्कैम कर रहे हैं कोई, जिन्होंने रीच आउट करना शुरू कर दिया कि आप ये काम कर रही हैं और हमें आपके साथ काम करना है। सो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फिर आने लगती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। सो और एजुकेशन एकेडमिक्स में आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न आता है बट थोड़ा सा स्लोली, थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है इंसान को। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली, मैंने बड़ी लंबी तरीके से आपको बताया है कि दिस इज़ बेसिकली हाउ द जर्नी वाज।
नहीं नहीं, हम आपसे सुनना चाहते थे। ये सारी जर्नी आपको मेरे ख्याल से खुद भी मजा आया होगा जब आप एक स्टेज पे इंसान जब पहुंच जाता है और पीछे मुड़ के देखता है ना, और फिर वो रिकॉल करना शुरू करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि लाइफ में कैसे डिफरेंट इस तरह के मराहिल रहे, अनसर्टिनिटीज बिल्कुल। भी। बिल्कुल, जी जी। मैंने आपके प्रॉम्प्ट से पहले सोचा नहीं था कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, और मैं तो उसको नस्ट से मैं अपनी कहानी शुरू करी थी, मगर मैंने कहा नहीं, ये कहानी तो थोड़ी और पुरानी है। तो फिर मैं पीछे जाती रही जाती रही जाती रही, तो फिर मैं अब भी अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मेरी जो बेटी है, कि तुम लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। तो कोई फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढो। और कुछ लोगों के लिए वो आर्ट होता है, कुछ लोगों के लिए वो लिखी हुई चीज़ होती है। तो मेरे लिए लिखी हुई चीज़ थी, क्योंकि मैं आर्ट करने का मुझे शौक बहुत था, लेकिन मैं somehow आई कुड नॉट प्ले विद कलर्स। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मेरा ये तरीका होगा जिससे कि मैं लोगों को एक्सप्रेस करके बताऊंगी कि मेरे दिमाग में क्या है। सो आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए भी यही एक लेसन होना चाहिए कि उनको थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें कि हाउ कैन दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। परफेक्ट। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब केस स्टडी को हम डिफाइन करते हैं एक लेमैन टर्म्स के अंदर, अगर हम देखें, क्योंकि इ- इ- इस पॉडकास्ट को सुनने वाले पेरेंट्स भी हैं, अब इसमें एकेडमिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी हैं, और बहुत सारी जगहों पे केस स्टडीज की रसाई नहीं है। मे बी ये टीचिंग कुछ का एक ऐसा टूल है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक से रहा है, तो हम इसको यूज करते हैं क्लास में, लेकिन उससे पीछे जब हम जाएं तो काफी अरसे तक तो ये बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं था, और फिर यूएसए से स्टार्ट हुआ, हम हार्वर्ड की बात करते हैं और दूसरे बड़े के नाम करते हैं। तो प्लीज तरह से ये लोगों को लिए आसानी कर दीजिए, उन्हें समझाइए किस तरह से केस स्टडीज जो हैं वो बेनिफिशियल होती हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सही। तो बेसिकली केस स्टडीज दो तरह की हैं, एकेडमिक केसेस एंड देन टीचिंग केसेस। एकेडमिक केसेस वो हैं जो कि रिसर्चर्स लिखेंगे, और वो एक रिसर्च पेपर होगा जो एक केस स्टडी की फॉर्म में लिखा जाता है। हम्म। लेकिन हम उसको स्टूडेंट्स, वी डोंट यूज इट एज अ टूल कि जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। तो हम करते हैं टीचिंग केस स्टडीज इस्तेमाल। तो जो आपने हार्वर्ड का नाम लिया, या एमरिल्ड के जर्नल्स हैं बहुत सारे, हम्म। और अब तो बहुत सारे और भी जो मेन स्ट्रीम जर्नल्स हैं उन्होंने अपने केस स्टडीज जर्नल्स निकाल दिए, बिकॉज इसकी एक्सपोजर ज़रा ज़्यादा होता है। और पढ़ने वाला भी अपने आप को, क्योंकि एक रिसर्च पेपर पढ़ना और एक केस स्टडी पढ़ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़र करती है। बहुत हार्ड कोर ड्राई रिसर्च बेस्ड लैंग्वेज नहीं होती। सो इट्स बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्म होता है जिसमें किसी की स्टोरी, उसके चैलेंजेस, उसके डायलेमास बताए जाते हैं। क्यों बताए सही। जाते हैं? ताकि हमारे स्टूडेंट्स ये समझें कि अगर हम उस शख्स की जगह हों जो कि ये बिजनेस चला रहा था, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में था, तो हम किस तरह से एक्ट करेंगे। अच्छा, सिर्फ बिजनेस डिसिप्लिन में केसेस नहीं होते हैं। अब जिन लोगों के लिए मैं केसेस लिख रही हूँ, डिफरेंट डिसिप्लिन्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स जो है ना, केसेस पाए जाते हैं। कल्चर के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यूथ के ऊपर। सो दे कैन बी जस्ट सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज जिसके ऊपर केसेस। हाउएवर इट स्टार्टेड ऑफ विद बिजनेस ओनली, के बिजनेस में ही केसेस पढ़ाए जाते थे। सो अब लेकिन ये बड़ी, बहुत बड़ी ब्रॉड एक रेलम है जिसके अंदर हम केस स्टडीज पढ़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स को इससे ये फायदा होता है कि वो अपने आप को बेसिकली इमेजिन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रोल में। एज अ टीचर अगर मैं कहूँ तो मुझे ये फ़ायदा होता था कि स्टूडेंट सिर्फ लेक्चर बेस्ड क्लास को ले लेके थक जाते हैं। सो हम्म। जहाँ पे उनको एक मौका मिलता है ना कि वो अपना बैकग्राउंड, लेट से मैं कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कोई केस पढ़ा रही हूँ, देखिए मैंने कभी एग्रीकल्चर नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसकी जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो बुक में ही पढ़े हैं। लेकिन अगर लेट से मेरी अपनी क्लास में नस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होते थे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते थे, वो वहाँ पे एक्चुअल इंसाइट्स लेके आते थे कि नहीं, ऐसे नहीं होता मैम, इसमें ये चीज़ गलत लिखी हुई है, या ये चीज़ इसमें ठीक लिखी हुई है, हम भी ऐसे ही करते हैं। सो वो जो आई थिंक एक
एडवोकेसी होती है ना, ऑफ समवन हु हैज बीन इन दैट सिचुएशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो केसेस के थ्रू ही आ सकती है। बच्चे को जब मैं क्लास में वो प्रोसीजर पढ़ा रही होंगी तो वो उसको एक रोट लर्निंग करके और बस याद कर लेगा और उसको प्रोड्यूस कर देगा। So case studies as a pedagogy of teaching is very very essential, both for the student and teacher के लिए भी। That's what how I feel। और sometimes मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे थ्योरी में परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उनकी केस स्टडी की प्रेजेंटेशन और उनकी केस स्टडी की कॉम्प्रिहेंशन इतनी अमेजिंग होती है कि जब भी मैं कोई ऐसा पेपर देती थी जिसमें तो कि सिर्फ केस स्टडी बेस होता था, वो बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं करना होता था। उनको सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेजेंट करना होता था। और आई थिंक दिस इज वेयर इट इज़ अ वेरी गुड असेसमेंट टूल एज वेल, कि आप मेन स्ट्रीम टूल्स जो यूज़ कर ही रहे हैं, अम, उसके साथ साथ एज अ सपोर्ट आप इसको भी कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट अमाउंट ऑफ लर्निंग जो आप बता रही हैं। इस हिसाब से अगर हम ये देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बच्चों को एंगेज भी करते हैं और उनको खुद उस जगह पे रख के उस रोल प्ले में ले आते हैं एज ए अकेडमिशियन, कि किस तरह से वो इस रोल को अडॉप्ट करते हुए कर सकते हैं। और एक एसोसिएशन होती है, बहुत डिफरेंट है ये रोल लर्निंग की जो आप बात करी हैं, उससे हट के है। दैट्स वंडरफुल। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो लोग लिखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस हैं, और ये दोनों तरफ से आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे इस तरह के केसेस को लिखने में या शेयर करने में या पब्लिश करने में, कौन से ऐसे रास्ते हैं, किस तरह से वो लिख सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं? लिखने के भी कोई इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं कि सीखे जा सकें? सो बहुत सारे जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, मैंने उनका नाम अभी पहले भी लिया था। एमरल्ड हो गया, आईवी हो गया, हार्वर्ड हो गया। ये अपनी वेबिनार्स करते हैं। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके अगर रेगुलरली फॉलो करें उनको, सो कि एक विनिंग केस किस तरह लिखा जा सकता है। एंड ये कोई पेड नहीं है, दीज आर यूजुअली अनपेड। हम्म। तो स्टूडेंट्स अपने फ्री टाइम में जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक तो कुछ ये टूल्स हैं। दूसरी बात ये है कि आपको खुद आई थिंक कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ता है। तो जितना भी कोई भी समझा दे, जब तक आप लिखना नहीं शुरू करेंगे वो रिफाइन होती नहीं है चीज़। सो जब भी कोई चीज़ लिखी जा रही हो, फॉरेन असाइनमेंट, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं, उसको सिर्फ एक असाइनमेंट समझ के बच्चे करते हैं और फिर उसको साइड पर कर रख दिया जाता है, जो कि कभी ना पढ़ा जाता है, ना वो खुद पढ़ते हैं, और टीचर्स उसको ग्रेड करके वो रख देते हैं। सो आई थिंक कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स जो स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनको कहें कि तुमने जो लिखा था वो बहुत अच्छा था और इसको बेहतर करके किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ। सिर्फ उसका काम एक ग्रेड क्लिंच करना नहीं होना चाहिए। वो तो हो ही जाएगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। क्योंकि मैं अपने साथ भी बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओवर द टाइम मेरे साथ काम किया है और उन्होंने अपने इन चीज़ों को इन स्किल्स को होन किया है लिखने की। और अब मैं इसमें जो सबसे बड़ा एक कैच है वो ये है कि प्लीज़ डोंट गो डाउन द वे ऑफ चैट जीपीटी। लिखने का काम काफ़ी आसान हो गया है। हम्म। तो वो चीज़ आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर आप कहीं केस भेज रहे हैं एंड इट वो नज़र आता है कि इसमें कहीं पे कुछ ना कुछ एक फ्लेवर है चैट जीपीटी का, सो वो अंडरमाइन कर देगा आपकी इन चीज़ आपकी आपकी पूरी एफर्ट को। सो इट इज़ अ वेरी गुड टूल चैट जीपीटी, नो डाउट अबाउट इट, कि वो आपको आइडिया बहुत अच्छा देता है, आउटलाइन बहुत अच्छी देता है, लेकिन अगर आपके अपने अल्फाज होंगे तो अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको भी डेफिनेटली उससे बहुत खुशी होगी उसको देख के पब्लिश हुआ हुआ। सो लेकिन ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जस्ट थोड़ी सी जो चीज़ है वो ये होती है कि उसमें आप एक नज़र रखें
जो बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि हाँ, जब भी आप पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे इन एन इंटरनेशनल जर्नल, उसमें वो ये ज़रूर कहेंगे कि आप किसी फैकल्टी मेंबर के साथ मिलके जो है ना उसको पब्लिश करें। एज एन इंडिविजुअल यूजुअली वो इतने ओपन नहीं होते पब्लिकेशन के लिए। सो ओके। इसीलिए मैं कह रही थी कि वहाँ पे फैकल्टी मेंबर का रोल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, कि अगर वो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ओपननेस शो करें और उनसे ये कहें कि हाँ, हम साथ मिलके काम करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट के साथ काम करने में कुछ लोग थोड़े से झिझक रहे होते हैं, लेकिन अगर वो झिझक खत्म हो जाएगी तो आई थिंक स्टूडेंट भी आपको अप्रोच खुद करेंगे फिर कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं। और मेरे पास ऐसा हुआ था, जब एक केस पब्लिश हुआ और एक स्टूडेंट के साथ हुआ तो बाकी स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारा भी तो केस था, हमने भी सबमिट किया था, कि हम उसको नहीं बैठ के रिवैम्प कर सकते। सो अगर आप मेरी पब्लिकेशन में जाके देखेंगे, मेरे दो से तीन केसेस ऐसे हैं जो कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ ही किए हुए हैं। एंड इट वाज ओनली बिकॉज कि स्टूडेंट्स में ही वर्ड ऑफ माउथ फैल जाता है कि अच्छा, ये टीचर काम कर सकता है विद स्टूडेंट्स। सो फैकल्टी मेंबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक यहाँ पे। चलिए, दैट्स वंडरफुल। ये बहुत अच्छी लर्निंग है, बीइंग इन एकेडमिशियन एज वेल, कि हम किस तरह से कोलेबरेट करके और इनकरेज भी करते हैं, इसी तरह से फिर यूथ जो है वो आगे आके अपने करियर्स भी फॉर्म करती है। अच्छा मैम, ये बताइए, केसेस डिफरेंट तरह के होते हैं। जिस तरह आपने कहा एकेडमिक केसेस होते हैं, इस तरह से अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी हमें नजर आने लगी हैं। फॉर एग्जांपल सिमुलेशन, या छोटे छोटे से केसलेट्स होते हैं जो बहुत ब्रीफ ब्रीफ केस कहलाते हैं एक्चुअली तो। सो उस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि ये किस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में इनोवेशन आना ज़रूरी है। सो सिमुलेशन इज़ वन फॉर्म जिसके अंदर केसेस होते हैं, और सिमुलेशन डिपेंड करती है एक क्लास के ऊपर भी मुहित हो सकती है, दैट इज़ 90 मिनट्स, या वो ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड भी हो सकती है, जैसे कि पूरा लेट से पूरा कोर्स एक जो है वो सिमुलेशन बेस्ड हो, हम्म। जिसके अंदर डिफरेंट डिसीजंस जो हैं वो स्टूडेंट से कराए जा रहे होते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस क्लास को किस लेवल पे वो केस रन कर रहे हैं। फिर हमारे पास ब्रीफ केसेस होते हैं, जो कि 2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद कुछ कॉम्पैक्ट केसेस भी होते हैं जो कि 10 पेजेस होते हैं, और फिर फुल लेंथ केस स्टडीज होती हैं जो कि मोर देन 20 पेजेस और सो की पाई जाएंगी। सो ट्रेडिशनली ये है। आजकल एक नई कैटेगरी जो है वो एक एनिमेटेड केसेस की है, जो कि इज़ अ वेरी वेरी ग्रोइंग फील्ड। तो जैसे हमने कॉमिक्स पढ़ते थे हम बचपन में, इसी तरह हम्म। से कॉमिक्स की फॉर्म में एनिमेटेड केसेस अब आ रहे हैं, क्योंकि ट्राइंग टू जस्ट मेक थिंग्स मोर इंगेजिंग हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट का कंसंट्रेशन स्पैन अब वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। तो बजाय इसके कि हम उनको 2 पेज भी कभी कभार उनको पढ़ना मुश्किल लग रहा होता है। सो उसलिए एनिमेशंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू एक केस का डायलेमा बेसिकली बताया जाता है। तो बहुत सारे ख़ास तौर पे एमरल्ड की पब्लिकेशंस ऐसी हैं, जर्नल्स ऐसे हैं जिसमें वो लोग एनिमेटेड केसेस मांग रहे होते हैं। सो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि विजुअली स्ट्रॉन्ग है, um, वो कोलैबोरेट कर सकता है विद समवन जो कि वर्बली स्ट्रांग हो और रिटन उसका एक्सप्रेशन अच्छा हो, और दे कैन क्रिएट एन एनिमेटेड केस। सो यस, ये एक ग्रोइंग फील्ड है जिसके अंदर और एरिया है, रूम है फॉर ग्रोथ। वंडरफुल। और पूरी दुनिया में अब तो केसेस पढ़ाए जा रहे हैं और बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस पे काम कर रहे हैं, तो ये एक क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी इनकम भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो ये एक रास्ता हो सकता है पैसिव इनकम का, नॉट 100% रिलाइंग ऑन दिस, बट एक इनकम का रास्ता भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बड़े यूथ में तो हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सेल्फ लर्नड, उन्होंने कुछ की चीज़ें की हुई हैं, सीखी हुई हैं, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी दुनिया में ऐसी है कि ये स्किल सेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। परफेक्ट। टीचिंग नोट्स भी हमने देखे हैं अटैच होते हैं केसेस के साथ। उसका क्या रोल होता है? क्या ये स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि ये केस इस तरह से पढ़ाना चाहिए? सो टीचिंग नोट एक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस एक गाइडलाइन ही है। और उसमें डिपेंडिंग ऑन केस लेंथ एक
नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सजेस्टेड क्वेश्चंस। अगेन कोई जो है वो हरफ आखिर नहीं है कि वो केस इसी तरह पढ़ाया जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि केस पढ़ाते हुए जो सवाल टीचिंग नोट में लिखा हुआ था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं, हम इसको इस तरह से पढ़ाएंगे। सो आप उसको ऑफ कोर्स अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्लास के लेवल के हिसाब से अडेप्ट करेंगे। लेकिन उसमें ये बताया ज़रूर जाएगा कि भाई ये केस कितने टाइम स्पैन के लिए पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं, क्या क्या मॉडल्स पढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ये कहा आपको कि केस एक पेडागोजी है, सो एक तरीका है पढ़ाने का। तो हम्म। इसीलिए पढ़ाने वाले के लिए भी एक गाइडलाइन ज़रूरी है कि वो किसी चीज़ को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकता है, या एक कॉन्सेप्ट को किस तरह से दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकता है। सो इस तरह की चीज़ें हम टीचिंग नोट में यूजुअली डाला करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने किसी कंपनी के ऊपर काम किया, तो मैं उस कंपनी की, और मैंने उनके एट अ पॉइंट इन टाइम केस बताया था, लेट्स से कि 2022 में वो कंपनी क्या कर रही थी। अब हम 2024 में हैं, तो हम 2 साल बाद उस कंपनी के साथ क्या हुआ उसकी एक स्नैपशॉट भी टीचिंग नोट में डाल देते हैं, ताकि जो पढ़ाने वाला हो वो अपनी क्लास को ये बता सके कि भाई आप लोगों ने जो मुझे डिसीशंस बताए या जो भी आपने आंसर्स दिए, उसके बाद कंपनी ने इसको इस तरह से अप्लाई किया इन रियल लाइफ। सो उसको पोस्टस्क्रिप्ट कहा जाता है, और वो पोस्टस्क्रिप्ट ही टीचिंग नोट का ही एक हिस्सा होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, ताकि पढ़ने वाले को ये पता चले कि अच्छा, जो मैं सजेस्ट कर रहा था क्या वो कंपनी ने किया भी, तो क्या मेरी सोच और कम जो जो उस वक्त का प्रोटैगनिस्ट था उस केस का, हमारी सोच मिल रही थी, और हमने जिस तरह से इस डायलेमा को टैकल किया, क्या वो एक 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 हाँ, एक ही तरह की सोच थी। सो दैट ऑल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टीचिंग नोट। परफेक्ट। तो क्या टीचिंग नोट अपडेट होते रहते हैं, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपडेट भी किए जा सकते हैं? आपने कहीं पब्लिश किया, उसमें आपने अपडेटेड वर्जन भेज दिया कि ये टीचिंग नोट अपडेट हो गए, ऐसा? नहीं, नॉट एज सच। मैं जिस एंटिटी के साथ अब काम कर रही हूँ उसमें ऐसा है कि हाँ, उसमें केसेस अभी डायनामिक हैं, क्योंकि वो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। सो वो सिर्फ एक रिपॉजिटरी बन रही है, एंड ओके। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जब रिपॉजिटरी बन रही है तो तब तो उसमें अपडेट हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा कोई चीज़ पब्लिश हो गई तो वो फिर उसको फिर चेंज नहीं किया जाता, इसीलिए पोस्टस्क्रिप्ट दे दी जाती है, ताकि कहीं पे जो है ना वो ये पता हो कि इन डिसीजंस का क्या रिजल्ट हुआ था। सो उसको एक पब्लिश चीज़ को अपडेट नहीं किया जाता। परफेक्ट। अच्छा मैम, हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं, और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, सो यहाँ से आप क्या सोचती हैं कि आपका जो पैशन है केस राइटिंग का, किस डायरेक्शन में जाता हुआ आपको नजर आता है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि मिस सदफ, फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू केस राइटिंग एंड टीचिंग? सो डेफिनेटली मैं इसको आई थिंक कि मैं पार्ट टाइम एक पैशन से या एक हॉबी से कन्वर्ट तो कर चुकी हूँ टूवर्ड समथिंग फुल टाइम। हम्म। और मैं चाहती हूँ कि विद टाइम बहुत सारे और लोगों को इसका पता चले, बिकॉज़ जब मुझे बहुत बल्क में केसेस लिखने पड़े तो मैंने लोगों को रीच आउट करने की कोशिश की। और मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें ये टैलेंट है, और जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि केसेस सबको बड़े अप्रोचेबल से लगते हैं फॉर सम रीज़न एज अपोज टू अ रिसर्च पेपर। सो मुझे ऐसा लगा कि लोग बड़े ईगर हैं और लोगों में टैलेंट है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अभी भी एक टीम के साथ काम करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस टीम में और लोग जो हैं वो ऐड हों, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। सो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में मेरा ये प्रोग्राम है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोलैबोरेशन के थ्रू हम केसेस प्रेजेंट करें, और हम डोमेन स्पेसिफिक केसेस प्रेजेंट करें, हम कंट्री स्पेसिफिक केसेस प्रेजेंट करें। बिकॉज़ एक बहुत बड़ा जो एक वॉइड था वो ये था कि
पाकिस्तान स्पेसिफिक लेट से केसेस बहुत कम होते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज अपनी चीज़ें बताना नहीं चाहती, या लोग जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज से इतने इंस्पायर्ड होते हैं कि वो जानना नहीं चाहते। सो लेकिन वहाँ जो लर्निंग है, आई थिंक वो उसको उसको कोई चीज़ भी जो है ना वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। सो इस तरह से आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से और इमर्जिंग कंट्रीज में जो होंगी, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हम्म। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारे जो न्यूएंसेस हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में बड़े डिफरेंट हैं। और आई अग्री कि हार्वर्ड के और आईवी के केसेस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन समवेयर और दी अदर ये चीज़ आई थिंक याद रखनी चाहिए कि देर आर थिंग्स एंड देर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ जो इन कंपनीज के लिए स्टिल बड़ी इजी होती है। ये एज अपोज टू दैट हमारे जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें ऐसा सिनेरियो नहीं होता और हमारी स्टोरीज कहीं भी नहीं पहुंचती। सो अगर इस तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हमारी स्टोरीज जो हैं वो लोगों तक पहुँचें, हमारे बिजनेसमैन की या हमारे और लोग जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पूरे मिडिल ईस्ट में कल्चर और हेरिटेज के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और उसमें उसकी जो लर्निंग्स हैं, लोग किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहे हैं, लोग किस तरह से उसको उसके क्या पर्सपेक्टिव हैं, हाउ इज ऑल ऑफ दैट इम्पैक्टिंग देयर लाइव्स। आई थिंक कि अगर उस चीज़ को हम किसी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करेंगे तो um, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव इन माइंड कि इंशाल्लाह एट सम पॉइंट इन टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे ये स्टोरीज सामने लेकर आई जाएं थ्रू ऑल ऑफ दोज पीपल जो कि लिखना चाहते हैं, जो कि अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो या दैट्स हाउ इट इज। परफेक्ट मैम, सो काइंड ऑफ यू, आपने टाइम दिया और इतनी आपका जो एक्सपोजर एक्सपीरियंस रहा है उसको आपने हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसमें 30 मिनट्स या अराउंड हाफ एन आवर में आप अपना पूरा अ, जो एक्सपोजर है उसको सम अप कर सकें। और जो आपने आखिर में बात की कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आप चाह रही हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें जो एक हम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना कि नहीं हम वेस्ट से ही ड्रॉ करेंगे चीज़ें, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत रहा है और केस स्टडीज के बारे में, हमने तो लाइव केस स्टडीज सिमुलेशन के साथ साथ ऐसे भी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेज और ऐसी चीज़ें अटेंड की हैं जहाँ पर बिजनेसमैन को बुलाया जाता है और वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और फिर वो वहाँ से फीडबैक लेते हैं। तो लाइव केसेस भी हुए हैं डिस्कस। और इट्स नॉट एन एकेडमिक वर्जन, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाइज एडवाइजर्स लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और उम्मीद करता हूँ थैंक यू जो सो मच। सुनने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ उनको भी इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। ज़रूर और ज़रूर, बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और आई थिंक वही है कि कदम पहला कदम लेना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो रास्ता खुद ही जो है सामने नज़र आने लगता है। बिल्कुल मैम, सो काइंड ऑफ यू। सो नाजरीन, आपने बहुत से लेसन्स मैंने तो यहाँ से इससे ड्रॉ किए हैं, स्पेशली जब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वो कोलेब्रेशन की बात है। कि ये ऐसे नहीं है कि हम कहें कि हम एक काम खुद ही कर लेंगे, और करेंगे तो एक लिमिट होगी, लेकिन अगर हम मिल के काम करें तो अ, बहुत सारी चीजें ड्रामेटिकली सामने आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं चीजों की। मिस सदफ एक लाइव एग्जांपल है जो उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी शेयर की। थैंक्स अलॉट मिस सदफ, सो काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम। एंड हम उम्मीद करते हैं आप उस विजन पे जिस पे काम कर रही हैं वो उम्मीद करते हैं सक्सेसफुली आप वहाँ पे रीच करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें नाजरीन, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए एपिसोड मुस्तफीद रहेगा और आपसे फ़ायदा उठाएंगे। अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।